नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और कृषि सुधार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। भारत ने प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 कोविड जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से लगभग 6 गुना जांच अधिक। भारत में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 84% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की ईगा स्वाइटेक सिमोना हालेप को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 1941 को प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है। इंसान जब संपूर्ण है तो संपूर्ण तो हो नहीं सकता है, भगवान ही संपूर्ण है। लेकिन माना कि इंसान संपूर्ण है तब के पीछे दूसरों को संहार करे, दूसरों को सजा दे। और तो भी जब कि दूसरा आदमी है वो बहुत अपूर्ण है, लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है ही। तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज, उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। बदला लेना तो उसको तो बदला भी नहीं कहा जाए, लेकिन जो कुछ भी है संहार करना है, हिंसा करना है, तो ईश्वर ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में बने 3 कानूनों से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। गोवा की राजधानी पणजी में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है। एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, शुरू हो गई है। ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेचे या बाहर बेचे। ये किसान का चॉइस होगा या अनुबंध करें, जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। ये एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी। उन्होंने कहा कि प्याज, आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और अपने पसंद के खरीदार को बेच सकते हैं। मौजूदा खरीफ मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए 41,000 से अधिक किसानों को लगभग 1,082 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 5,73,000 टन से अधिक धान की खरीद हुई है। राज्यों में वर्ष 2020-21 के लिए धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इसी मौसम में कपास की खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। भारतीय कपास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की 147 गांठें खरीदी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में अगले वर्ष जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्ग, बच्चे, बीमार और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जुलाई तक वैक्सीन की लगभग 40 से 50 करोड़ खुराक तैयार होने की आशा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में टीके की उपलब्धता की समय सीमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं। इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है।
Our government is working round the clock to ensure that there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry. Our rough estimate and target would be to receive and utilize 400 to 500 million doses covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021. भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 कोविड जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से लगभग 6 गुना अधिक जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड जांच की दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संदिग्ध कोविड संक्रमितों का पता लगाने के लिए प्रत्येक देश को प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 जांच करने का परामर्श दिया था। देश में अब तक 7 करोड़ 90 लाख कोविड जांच हो चुकी है। इसके साथ ही भारत प्रतिदिन दुनिया में सबसे अधिक जांच करने वाला देश बना हुआ है। पिछले 2 महीनों में जांच की दर प्रतिदिन लगभग 4 गुना बढ़ी है। इस समय 10 लाख की आबादी पर 50,000 नमूनों की जांच की जा रही है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर हुई है। अब तक 55 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर सुधरकर 84.1% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित मामलों में से केवल 14.3% ही रोगी हैं। वर्तमान रोगियों की तुलना में ठीक होने वालों की दर 6 गुना अधिक है। पिछले 1 महीने में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 100% रही है। कोविड मृत्यु दर भी घटकर 1.5% रह गई है। भारत में मृत्यु दर वैश्विक औसत से लगभग आधी है। दिल्ली में कोविड के 2,683 नए मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमण से प्रभावित रोगियों की संख्या 2,90,000 से अधिक हो गई है। अब तक 2,60,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,126 लोग ठीक हुए और 38 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी के कारण दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया था। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की घोषणा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान इस महीने की 15 तारीख के बाद चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 1,35,000 से अधिक हो गई है। कल 1,720 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 35 रोगियों की मृत्यु के साथ ही राज्य में कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2,434 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,120 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,13,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 19,372 सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि राज्य सरकार प्रतिदिन कम से कम 30,000 परीक्षण कराने के प्रयास कर रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि लोग परीक्षण के लिए न तो आगे आ रहे हैं और न ही फीवर क्लिनिक में जा रहे हैं। आम लोगों की सुविधा के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निजी क्लिनिकों में परीक्षण की कीमत भी निर्धारित कर दी है। राज्य में अब तक 21,17,000 परीक्षण किए गए हैं। इन परीक्षणों में से 60% RT-PCR है, जबकि 40% परीक्षण रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में एक अहम सामुदायिक कोरोना सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत 12 अक्टूबर तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले रोगियों की पहचान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण इलाकों में सघन सामुदायिक सर्वे करके कोरोना मरीजों की जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराना है। इस अभियान के जरिए कोरोना मरीजों को आइसोलेट कर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के लिए मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में कराए गए सेरो सर्विलेंस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के करीब 5.5% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के
खिलाफ लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में कल 1302 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर 85.75% हो गई है। गुजरात में अब तक संक्रमण के 1,42,700 मामले पाए जा चुके हैं। कल 1,246 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कुल 46,43,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 56,700 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 283 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त 16,836 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 87 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 9 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,499 हो चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में 6 महीने के अंतराल के बाद आज 4 लाख से अधिक रेस्तरां, बार और होटल फिर खुल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू पूर्णबंदी के तहत इन्हें बंद कर दिया गया था। इनके खुलने से राज्य के आतिथ्य क्षेत्र को राहत मिलेगी। ये क्षेत्र राज्य के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित करता है। साथ ही 2 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार देता है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सभी होटल, रेस्तरां और बार को राज्य सरकार के कोविड सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और केवल भोजन करते समय इसे उतारा जा सकता है। ग्राहकों को होटल या रेस्टोरेंट में प्रतीक्षा करते समय सामाजिक दूरी बनाई रखनी चाहिए। संपर्क अनुरेखण संबंधित गतिविधियों के लिए प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अपने विवरण साझा करने के लिए आगंतुकों से सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और बिल का भुगतान डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करने पर जोर देना चाहिए। साथ ही प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होने चाहिए। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कल 5,489 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 6,20,000 हो गई है। एक रिपोर्ट। राहत की बात यह है कि तमिलनाडु में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। इस समय राज्य में 46,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने कहा कि रोगियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को संक्रमण से मुक्त करने के अनुकूल बनाने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष। कर्नाटक में कल 10,145 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। बेंगलुरु में कल सर्वाधिक 4,340 और मैसूर में 1,037 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,40,661 हो गई है। राज्य में कोविड संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या अब 5,15,782 हो गई है। कल 67 रोगियों की कोविड से मौत हुई। राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 9,286 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल 85,508 कोविड परीक्षण किए गए। अब तक कुल 52,60,160 परीक्षण किए जा चुके हैं। ओडिशा में अब तक कोविड से संक्रमित 2 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कल 4,108 संक्रमित लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,02,302 हो गई है। कोविड-19 पर आकाशवाणी से बातचीत में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने संक्रमण से बचाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता को आवश्यक बताया। उन्होंने लोगों को ये क्षमता बढ़ाने के लिए उचित आहार लेने की सलाह दी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक अपना तनाव कम रखें, पौष्टिक आहार लें, रोज जो है एक फल जरूर करें और खीरा ककड़ी जैसे जो फल होते हैं, जो सैलेड्स जो है वो जरूर बढ़ाएं। इनमें मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, यही आपको मदद करेंगे और ये जो है प्राकृतिक भी है। खाना अपना पूरा रखेंगे तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की आशा है। श्री ट्रंप को कोविड से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में श्री ट्रंप ने कहा कि वे काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। श्री ट्रंप ने शुक्रवार को कोविड जांच में संक्रमित पाए जाने की बात सार्वजनिक की थी। उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप सहित राष्ट्रपति के आसपास के कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और कृषि सुधार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 कोविड जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से लगभग 6 गुना अधिक जांच। भारत में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 84% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वाइटेक सिमोना हालेप को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग इस वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ, नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन, सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना समावेशी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार भारत जल्दी ही विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में न केवल प्रमुख देश के रूप में उभरेगा, बल्कि ऐसे मॉडल के रूप में भी तैयार होगा जो दुनिया को बता सके कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाए। इस शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट परिवहन के अलावा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेशन और सशक्तिकरण पर विचार विमर्श होगा। दुनिया भर के अनुसंधानकर्ता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ रोचक स्टार्टअप के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बेहतर इकोसिस्टम, आईआईटी समेत विश्व स्तरीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों और हर साल लाखों की संख्या में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकों की बदौलत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में, विश्व की अगुवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए $957 अरब आकर्षित कर सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इससे पहले कल श्री नड्डा ने अपने निवास पर पार्टी नेताओं की बैठक में चुनाव रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस बीच बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों धड़ों में जोड़तोड़ की राजनीति जारी है। कुछ घंटे पहले तक महागठबंधन का हिस्सा रही मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसाफ पार्टी अब पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली आरएलएसपी और पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ नया गठबंधन बनाने के विकल्प तलाश रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने हालांकि अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उसके अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल किए गए सहयोगी दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कल अपने हिस्से की सभी 10 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या के विरोध में उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। शुक्ला को कल जिले के टीटागढ़ में गोली मारी गई थी। सांसद अर्जुन सिंह और सौमित्र खान सहित भाजपा कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य में जारी विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग से महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमरोहा के नौगांवा सादात में भाजपा कार्यकर्ताओं को कल संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें प्रदेश के विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और प्रदेश को जातीय हिंसा की आग में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस बीच प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार कल बलरामपुर पहुंचे और वहां एक अन्य कथित तौर पर सामूहिक दुराचार की पीड़ित युवती के परिवार से बातचीत की। इस 22 वर्षीय युवती की 29 सितंबर को कथित तौर पर दुराचार के बाद हत्या कर दी गई थी। परिजनों से मिलने के बाद अवनीश अवस्थी ने कहा कि उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी और अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जाएगा। इस मामले से जुड़े चारों आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त 10 लाख परिवारों को सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इससे 50 लाख निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सभी लाभ उपलब्ध होंगे। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी दिव्यांगजन, विधवाओं और वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने रिक्शा चालक, मिनी टेम्पो चालक तथा दिहाड़ी मजदूरों को भी खाद्यान्न वितरण योजना में शामिल करने का फैसला किया है। बंद काम श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कामगार भी खाद्यान्न वितरण योजना से लाभान्वित होंगे। इन सभी लाभान्वितों को प्रत्येक माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। इसमें 3.5 किलोग्राम गेहूं और 1.5 किलोग्राम चावल होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर के फूलबागान स्टेशन का कल ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से फूलबागान स्टेशन के लिए पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी की। श्री गोयल ने कहा कि सेक्टर 5 और हावड़ा मैदान को जोड़ने वाला 16.55 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजना विभिन्न कारणों से लंबित थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और निगरानी के कारण वर्ष 2015 के बाद इसमें तेजी आई है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में 195 दिनों के बाद क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू हो रही हैं। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अनुसार आज से राज्य के खिलाड़ी कड़े कोविड दिशा निर्देशों के तहत अभ्यास शुरू कर रहे हैं। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया कि एक चिकित्सा कार्यबल का गठन किया गया है। सभी प्रशिक्षक खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। फिटनेस प्रशिक्षण 4 समूह में किया जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी को मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रत्येक सत्र के बाद जिम को सैनिटाइज किया जाएगा। पोलैंड की ईगा स्वाइतेक फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। स्वाइतेक ने रोमानिया की सिमोना हालेप को 6-1, 6-2 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में स्वाइतेक का मुकाबला इटली की मार्टिना ट्रेविसन से होगा। महिला वर्ग में ही यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना फ्रांस की कैरोलिना गार्शिया को 6-1, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में स्वितोलिना का सामना अर्जेंटीना की नादिया पोदोरोस्का से होगा। पुरुष सिंगल्स में 12 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब नडाल का सामना इटली के जैनिक सिनर से होगा। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम लगातार 5वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। थियम ने फ्रांस के ह्यूगो कैस्टिन को हराया। क्वार्टर फाइनल में थियम का सामना अर्जेंटीना के डिएगो स्वाटजर्मन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया।
पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाफ डु प्लेसिस और शेन वॉटसन की 181 रन की नाबाद साझेदारी की बदौलत 17 ओवर और 4 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। एक अन्य मैच में शारजाह में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रन से पराजित किया। आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अपनी पूर्व एशियाई देशों की यात्रा के दौरान अब केवल जापान जाएंगे। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 4 दिन की यात्रा के दौरान उन्हें जापान के अलावा दक्षिण कोरिया और मंगोलिया भी जाना था। राष्ट्रपति ट्रंप के अस्पताल में दाखिल होने के कारण अब उनकी इस यात्रा को सीमित कर 2 दिन की कर दी गई है। श्री पोम्पियो की ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत करने सहित कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार तक उत्तरी अंडमान सागर पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके सघन होकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट तक बढ़ने की संभावना है। इसके असर से ओडिशा और तटवर्ती आंध्र प्रदेश में 11 से 13 अक्टूबर तक तेज वर्षा हो सकती है। हवा के कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात बनने का पहला चरण है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लद्दाख में आसमान साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल घिर सकते हैं। तापमान 8 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। कोरोना टीकाकरण के दायरे में अगले वर्ष जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को लाने को अखबारों ने प्राथमिकता दी है। नवभारत टाइम्स स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के हवाले से लिखता है, वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ खुराक हासिल करने की योजना। केंद्र खरीदेगा वैक्सीन, राज्य करेंगे भंडारण और वितरण का प्रबंध। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में दरार, नीतीश की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव लड़ने से इनकार, लेकिन भाजपा से नाता बरकरार। जनसत्ता लिखता है, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्रों की चयन की प्रक्रिया अब सरल, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक पर राजस्थान पत्रिका का कहना है, जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर गैर भाजपा शासित राज्यों का विरोध, केंद्र का विकल्प मानने से कर रहे हैं इनकार। 21 राज्यों ने पहले विकल्प के तहत 97,000 करोड़ रुपए उधार लेने पर सहमति व्यक्त की। बुलेटिन के समापन से पहले अब प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन। इसे स्वर दिया है गयाना के कलाकारों ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और कृषि सुधार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 कोविड जांच के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से लगभग 6 गुना अधिक जांच। भारत में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 84% से अधिक हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वाइटेक सिमोना हालेप को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।